नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 17 फरवरी 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फेडरल जुडिशरी से संबंधित। ये जो बड़े वाला आर्टिकल है ना, ये काफ़ी अच्छा है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। नीचे वाला आर्टिकल ये क्रिप्टो करेंसी में नया क्या हुआ है। 30% फ्लैट टैक्स तो सरकार ने लगा दिया है, लेकिन क्या इसके रिपरकशंस होंगे, कुछ पॉइंट्स इस आर्टिकल से हम निकाल के डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो आर्टिकल है तीसरा, यूक्रेन क्राइसिस में नया क्या चल रहा है उससे संबंधित है, तो ये इशू भी हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनविसाज्ड द इक्वलिटी ऑफ पावर बिटवीन हाई कोर्ट जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। संविधान ने तो देखो ये परिकल्पना करी थी कि हाई कोर्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बीच इक्वल पावर होगी, लेकिन 1990s के बाद जो बैलेंस है ना, वो टिल्ट हो गया है सेंट्रल कोर्ट के पक्ष में। इस स्टेटमेंट पर आपको कमेंट करना है 250 वर्ड्स में। कोट है आज का, ए पॉजिटिव एटीट्यूड काजेस ए चेन ऑफ रिएक्शंस ऑफ पॉजिटिव थॉट्स, इवेंट्स एंड आउटकम्स। इट इज ए कैटलिस्ट एंड स्पार्क एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आपका है ना, तो देखो पॉजिटिव थॉट्स आपके निकल के आएंगे, पॉजिटिव इवेंट्स होंगे और पॉजिटिव आउटकम भी निकलेगी उन एक्शंस की जो आप परफॉर्म कर रहे हो। तो पॉजिटिव एटीट्यूड एक कैटलिस्ट का काम करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स परफॉर्म करता मिलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड से। तो एथिक्स में एटीट्यूड के बारे में आपको लिखना हो तो ये चीज आप लिख सकते हो। अब डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। देखो एथिक्स का ये क्वेश्चन है। बहुत बार आप देखते हो कि कुछ इन्वेस्टिगेटर्स जैसे समीर वानखेड़े, सिविल सर्वेंट्स, जब कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा मीडिया में रहते हैं, लाइमलाइट में रहते हैं। ये सही है, ये गलत है। ये देखो गलत है, क्योंकि सिविल सर्विसेज की जो वैल्यूज है ना, वो न्यूट्रलिटी और एनोनिमिटी को प्रमोट करती हैं। अगर मीडिया में आना भी है ना, तो कायदे से मिनिस्टर्स को आना चाहिए और बताना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन का क्या स्टेटस है। अगर इस प्रकार से सिविल सर्वेंट्स इन्वेस्टिगेशन के दौरान मीडिया में बहुत ज्यादा आते हैं, लाइमलाइट में आते हैं, तो इसके नेगेटिव रिपरकशंस इस प्रकार से होते हैं। एक तो देखो, वो मीडिया में सामने आएंगे तो मीडिया जब क्वेश्चंस पूछती है, आपको पता है पॉलिटिकल क्वेश्चंस भी पूछती है, तो सिविल सर्वेंट्स के ऊपर अननेसेसरी एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। दूसरा, वही ऑफिसर जब देखो मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं, लाइमलाइट में हैं और वही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उनके बयान देने से ना, जो अक्यूज्ड हैं उनके पक्ष में या फिर उनके खिलाफ ओपिनियन एक जनरेट हो सकती है मीडिया में, समझ रहे हो। लेकिन ये जस्टिस के अगेंस्ट है, तभी तो जजेस जिनको फैसला सुनाना होता है वो मीडिया में नहीं आते, क्योंकि उनके बोलने से कोई भी बात अक्यूज्ड के पक्ष में या फिर उसके खिलाफ ना जाए, ये इंश्योर करने के लिए जज मीडिया में नहीं आते। उसी प्रकार से इन्वेस्टिगेटर्स को भी नहीं आना चाहिए। और वैसे देखो, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस की सैंक्टिटी भी अपहोल्ड करने के लिए जरूरी है कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान लाइमलाइट से दूर रहें, क्योंकि इससे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस की जो फेयरनेस है वो प्रभावित हो सकती है। और वैल्यूज की बात तो आपको पता ही है, सिविल सर्वेंट्स की बहुमूल्य ये वैल्यूज हैं, न्यूट्रलिटी और एनोनिमिटी, वो वायलेट हो जाती है अगर इस प्रकार से सिविल सर्वेंट बार बार इन्वेस्टिगेशन के दौरान मीडिया में आके बयान देते हैं। तो अगर केस स्टडी आए या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आए, तब आप ये सब चीजें लिख सकते हो। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल फेडरल जुडिशरी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में देखो एक कोट है जो कि A.V. डाइसी के द्वारा दिया गया था 150 साल पहले। आपको फेडरलिज्म के बारे में जब कुछ लिखना हो ना, तो आप इस कोट का इस्तेमाल कर सकते हो। इन्होंने कहा था, फेडरलिज्म का सबसे जरूरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, विभिन्न बॉडीज के बीच लिमिटेड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। पहले आप सुन लीजिए, फिर एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। A.V. डाइसी के अनुसार फेडरलिज्म का एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, विभिन्न बॉडीज के बीच ऐसी बॉडीज जो आपस में कोऑर्डिनेट करें, जो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो, ऐसी बॉडीज के बीच लिमिटेड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप एग्जाम्पल देखिए। लिमिटेड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, जैसे देखो पार्लियामेंट के पास अलग से पावर है कानून बनाने की, स्टेट असेंबलीज के पास अलग से पावर्स हैं, और 73-74 अमेंडमेंट आने के बाद लोकल बॉडीज के पास भी अलग से थोड़ी बहुत जितनी भी पावर हैं। उसी प्रकार से आप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और तीसरे लेवल पे लोकल बॉडीज हैं। अब आप जुडिशियल अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, दूसरे नंबर पे हाई कोर्ट और
सबसे नीचे लोअर कोर्ट्स। तो ये जुडिशियल अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये सारी बॉडीज जो हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर काम करती हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं। इसी सिस्टम को A.V. डाइसी ने फेडरलिज्म का एसेंशियल फीचर बताया था। अब देखो, फेडरलिज्म के लेजिस्लेटिव डोमेन में और एग्जीक्यूटिव डोमेन में तो लड़ाई चलती रहती है, आपको भी पता है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पिछले दिनों ही हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए। इवन पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के बीच भी बहुत बार कानून बनाने को लेके पावर डायनामिक्स देखने को मिलते हैं। जैसे आरोप ये लगता है ये जो 3 फार्मूलाज थे ये कायदे से स्टेट असेंबली इन पर कानून बना सकती थी, लेकिन पार्लियामेंट ने कानून बनाए इन पर। वो बात अलग है कि पार्लियामेंट की वकालत करने वाले एक्सपर्ट्स के भी अपने तर्क हैं। वो कहते हैं हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ट्रेड रिलेटेड इश्यूज पर कानून बनाए हैं, लेकिन वो हमारा आज का इशू नहीं है। एग्जाम्पल समझ गए ना? एग्जाम्पल ये है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के फेडरल नेचर के बारे में तो अक्सर डिस्कस होता रहता है, आर्टिकल्स आते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट नए IAS कैडर्स रूल्स जो लेके आई है, ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट हैं, लेकिन जुडिशरी के फेडरल नेचर के बारे में नहीं लिखा जाता। तो आज हमारे आर्टिकल का जो फोकस है वो है जुडिशरी का फेडरल नेचर। वैसे फेडरलिज्म से संबंधित 1-2 पॉइंट आप और भी देख लीजिए जो आंसर्स में काफी अच्छे से इस्तेमाल हो सकते हैं। ये डिफरेंस देखिए आप, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो, जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, उसमें पावर जो होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में। मैं आपसे पूछूं तो आप बताइएगा जरूर, एग्जाम्पल दीजिए मुझे। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल क्या है पूरे वर्ल्ड में? सऊदी अरेबिया यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और कन्फेडरेशन का एग्जाम्पल दीजिए। कन्फेडरेशन में क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो ज्यादा पावरफुल होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट वीक होती हैं। समझ गए? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नेशनल गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है और स्टेट गवर्नमेंट्स तो जस्ट सबऑर्डिनेट होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स वीक होती हैं। जबकि कन्फेडरेशन में जो नेशनल गवर्नमेंट होती है, जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो वीक होती है और स्टेट गवर्नमेंट्स स्ट्रांग होती हैं। एग्जाम्पल दीजिए कन्फेडरेशन का। यूरोपियन यूनियन। और फेडरलिज्म का एग्जाम्पल तो इंडिया है। फेडरलिज्म में स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट दोनों आपस में पावर शेयर करते हैं, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं। इसके बाद देखो, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। अगर देखो, जैसे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में विवाद हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पता है नेशनल गवर्नमेंट की चलेगी। और कन्फेडरेशनल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में विवाद हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पता है स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, उनकी चलेगी। लेकिन फेडरलिज्म में अगर स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में विवाद हो जाता है तो कौन सुलझाएगा? इसका आंसर है जुडिशरी। एक स्ट्रॉन्ग जुडिशरी होना जरूरी है फेडरलिज्म के मॉडल में। जैसे हमारे देश में जुडिशरी जो है काफी स्ट्रॉन्ग है, वो सेंटर और स्टेट के बीच विवाद को सुलझाती है, या फिर विभिन्न स्टेट्स के बीच में भी जो विवाद हो जाए उनको सुलझाती है, या फिर स्टेट और सेंटर और दूसरी तरफ लोगों के बीच में विवाद हो जाए, सिटीजन्स के बीच में विवाद हो जाए, तो भी हमारे देश में स्ट्रॉन्ग जुडिशियल सिस्टम है। मतलब ये है, जनरलाइज करें तो फेडरलिज्म का एक कोर एलिमेंट ये भी है मजबूत जुडिशियल सिस्टम का होना। हमारे देश में देखो जुडिशियल सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग है, बट अब आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे पार्लियामेंट है, स्टेट असेंबलीज हैं, दोनों के पास अलग अलग पावर्स हैं कानून बनाने की। या फिर एग्जीक्यूटिव डोमेन में देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट है। उसी प्रकार से जुडिशरी जो है ना वो डिवाइडेड नहीं है, जुडिशरी इंटीग्रेटेड है। यह बात अंबेडकर ने बोली थी, वी हैव ड्यूल पॉलिटी बट हैज नो ड्यूल जुडिशरी एट ऑल। जुडिशरी हमारे देश में इंटीग्रेटेड है, डिवाइडेड नहीं है। यूएसए में जो जुडिशरी है ना वो इंटीग्रेटेड नहीं है, डिवाइडेड है। जैसे सबसे टॉप लेवल पे जो फेडरल कोर्ट है वो फेडरल लॉज को देखती है, फेडरल लॉज को एडजुडिकेट करती है। और यूएसए के जो 50 प्रोविंसेस हैं, हर एक प्रोविंस में अपनी एक हाई कोर्ट है, प्रोविंशियल कोर्ट है, वो प्रोविंशियल लॉज को एडजुडिकेट करती है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, आपको पता है। हमारे देश में तो मान लीजिए हरियाणा का कोई वो 75% वाला कानून है, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, अब मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। यूएसए में ऐसा नहीं होता। स्टेट का कानून है तो बस स्टेट हाई कोर्ट देखेगी,
सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला नहीं जाएगा, ऐसा सिस्टम है यूएसए में। इस प्रकार का क्वेश्चन वैसे यूपीएससी पूछ सकती है मेंस में। आपने अगर इस साल का पेपर देखा हो 2021 का, तो उसमें यूपीएससी ने ये पूछा इंडिया और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशंस में इक्वेलिटी का क्या नेचर है, उसको आप एनालाइज कीजिए। तो हो सकता है कि आने वाले सालों में ये पूछ ले जुडिशरी का क्या नेचर है, दोनों देशों के संविधानों में आप कंपेयर कीजिए। खैर आगे चलते हैं। देखो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ना रिलेटिवली एक नई बॉडी है, जबकि हाई कोर्ट्स ज़्यादा पुरानी हैं। स्पेक्ट्रम में या फिर दूसरी किसी हिस्ट्री की बुक में आपने पढ़ा होगा 1860s में अलग अलग प्रोविंसेस के लिए कई हाई कोर्ट्स बनी थी। और सुप्रीम कोर्ट कब बनी? सुप्रीम कोर्ट तो देखो 1935 के एक्ट के तहत बनी थी और उस समय नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन नया संविधान बना देश आज़ाद होने के बाद, तो उस समय फाइनली 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिलेटिवली नई बॉडी है और हाई कोर्ट तो बहुत पुरानी है। पहले देखो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बराबर की पावर्स मिली हुई थी। मतलब कि हाई कोर्ट के जो जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के सबऑर्डिनेट नहीं हुआ करते थे, रैंक में छोटे नहीं हुआ करते थे। अब क्या हो गया वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप ये जानिए पहले क्या हुआ करता था। पहले ये हुआ करता था सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट के जज पावर के मामले में इक्वल हुआ करते थे। इवन देखो ऐसे भी मामले सामने आए, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस MC चागला, इनको जब बुलाया गया ना सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं भैया मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में ठीक हूं। इवन मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस PV राजामन्नार, इनको भी नई बनी सुप्रीम कोर्ट में सीट ऑफर की गई थी कि आइए आप सुप्रीम कोर्ट का जज बन के काम कीजिए। इन्होंने कहा नहीं मैं तो ठीक हूं मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन के। तो इतनी वैल्यू हुआ करती थी पहले हाई कोर्ट की। इवन ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली है काफी बार कि हम हाई कोर्ट के सुपीरियर हैं, सिर्फ एपीलेट सेंस में कि हाई कोर्ट में अगर वर्डिक्ट आ जाए तो उसके खिलाफ अपील फाइल की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। सिर्फ इसी सेंस में हम हाई कोर्ट के सुपीरियर हैं, अदरवाइज नहीं। बट देखो ये सिचुएशन चेंज होनी स्टार्ट हो गई 1990s में। मतलब पहले जो इक्वल पावर हुआ करती थी ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की, ये सिचुएशन टिल्ट होना स्टार्ट हो गई सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में, जबकि कायदे से होना नहीं चाहिए था। इमरजेंसी का एग्जाम्पल आप देखिए, इमरजेंसी के दौरान ना सुप्रीम कोर्ट ने तो घुटने टेक दिए थे इंदिरा गांधी की सरकार के सामने, लेकिन विभिन्न हाई कोर्ट्स ने काफी अच्छा उस समय काम किया था। लेकिन अफसोस आज के समय में 1990s के बाद से ही पावर जो है ना वो सेंट्रलाइज होना स्टार्ट हो गई सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में। उसके 3 रीजंस हैं। पहला तो देखो ये फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस आया नाम, तो उसके बाद कोलिजियम सिस्टम लागू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज प्लस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए जजेस को सिलेक्ट करते हैं। तो पावर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आ गई। 1998 में फाइनली थर्ड जज केस का फैसला आया था और उसी के बाद कोलिजियम सिस्टम लागू हुआ। इवन देखो कोलिजियम सिस्टम आने के बाद में इफेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट के पास पावर आ गई, ना सिर्फ हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करने की, बल्कि एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की भी। समझ लेंगे? तो ये पहला रीजन है। अब बात करें इसके बाद दूसरे रीजन की। दूसरा रीजन है, देखो सेंटर में सक्सेसिवली जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं ना, उन्होंने इस प्रकार के कानून बनाए हैं। पैरेलल कोर्ट, पैरेलल ट्रिब्यूनल्स उन्होंने काफी सारी बनाई हैं। अब कई सारी ट्रिब्यूनल्स ऐसी हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंज्यूमर कोर्ट, यहां से मामला सीधा जाता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं जाता। अब मामला अगर सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, हाई कोर्ट तो बाईपास हो गई ना, हाई कोर्ट की पावर तो खत्म हो गई ना। लॉज काफी सारे इस प्रकार से बना दिए गए हैं कि हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं है इन मामलों में प्ले करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ एपीलेट कोर्ट का काम करता है। अब बारी आती है तीसरे रीजन की, जिसकी वजह से पावर जो है 1990s के बाद सुप्रीम कोर्ट के हाथों में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हुई है और हाई कोर्ट्स की पावर कम हुई है। तीसरा रीजन है, सुप्रीम कोर्ट देखो काफी लिबरल है इवन छोटे छोटे मैटर्स को भी एंटरटेन करने में। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे देखो दीपावली सेलिब्रेशंस को कर्टेल करने के लिए, क्योंकि दीपावली के दौरान पटाखे बजाए जाते हैं,
उसको कर्टेल करने के लिए दिल्ली से कुछ पिटिशनर्स ने पिटीशन फाइल कर दी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में। अब कायदे से उन्हें देखो दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी चाहिए थी और सुप्रीम कोर्ट मना कर देता कि आप दिल्ली से हो तो दिल्ली हाई कोर्ट में जाइए, हमारे पास मत आइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को एंटरटेन किया और यह रूल लेके आए, वो उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया कि आप इवनिंग में सिर्फ 1-2 घंटे तक पटाखे बजा सकते हो। लेकिन इस ऑर्डर की काफी ज्यादा आलोचना हुई। क्यों? क्योंकि देखो साउथ इंडिया के लोगों ने बोला अरे भैया हम तो दिवाली दिन में मनाते हैं, तो अगर आपको ऐसा कोई वर्डिक्ट देना था तो पूरे इंडिया के नेचर को आप देखो ना, पूरा इंडिया की ज्योग्राफी क्या है, कहां पे कैसे कस्टम को कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो सब देखो। लेकिन ये काम जो है ना वो हाई कोर्ट ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मद्रास हाई कोर्ट है, वो तमिलनाडु को ज्यादा बेहतर ढंग से समझती है, तो वो लोकल वर्डिक्ट जो देने हो ज्यादा अच्छे से दे सकती है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन ये भी एंटरटेन की कि दही हांडी की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो ये छोटे छोटे पब्लिसिटी वाले मामले जो सुप्रीम कोर्ट अब एड्रेस करने लगी है ना, तो इसका नुकसान ये हुआ है, कायदे से ये मामले जाने चाहिए थे हाई कोर्ट के पास में, लेकिन डायरेक्टली अब सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम कम बचता है नेशनल लेवल के इंपॉर्टेंट मामलों को एड्रेस करने के लिए। लोग जाते क्यों हैं सुप्रीम कोर्ट के पास? सीधा उन्हें लगता है कि अरे हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, पब्लिसिटी भी मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामले का समाधान जल्दी हो जाएगा। लेकिन कायदे से सुप्रीम कोर्ट को मना कर देना चाहिए, अरे भैया हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है एड्रेस करने के लिए, ये छोटे मोटे मामले हमारे पास नहीं लेकर आओ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करती है। क्यों? पब्लिसिटी मिलती है ना। लास्ट में देखो आप टोक्योविल के बारे में लिख सकते हो। इन्होंने एक बार बोला था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ऐसा हुआ कि फ्रांस के जो रूरल पार्ट्स में नोबल्स रहते थे ना, उनकी पावर तो कम होती गई, लेकिन जो एरिस्टोक्रेट्स पेरिस में रहते थे ना, उन्होंने अपने हाथों में पावर कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट कर दी। आमतौर पे सभी सेंट्रल यूनिट्स की ये टेंडेंसी होती है, नेचुरल टेंडेंसी होती है कि पावर को अपने पास इकट्ठा किया जाए, स्टेट यूनिट से पावर ली जाए। उनको लगता है कि अगर हमारे पास ज़्यादा पावर्स होगी तो हम ज़्यादा बेहतर ढंग से अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, स्टेट यूनिट्स जब कमज़ोर होती है ना, पूरी की पूरी बॉडी, पूरा का पूरा जो देश है वो कमज़ोर होता जाता है। यही बात सुप्रीम कोर्ट को पहचानने की आवश्यकता है कि नेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में हाई कोर्ट की जो खोई हुई पावर है उसको रिस्टोर करे, और जो 3 रीजन्स अभी हमने डिस्कस किया उन तीनों रीजन्स की सहायता से हाई कोर्ट्स को इंपावर करे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल देखो यूक्रेन क्राइसिस से संबंधित है। यूक्रेन बॉर्डर पर रशिया ने अपनी ट्रूप्स को तैनात कर दिया। ये आपको पता है, ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन नया ये हुआ है कि रशिया ने अब अपनी ट्रूप्स को पीछे ले जाना स्टार्ट कर दिया है। ये एक सिग्नल है कि रशिया जो है वो डी एस्केलेट कर रहा है, मतलब युद्ध की जो संभावना है वो अब कम होती दिखाई दे रही है। बट यूएसए के अनुसार युद्ध का खतरा अभी टला नहीं है। पहले देखो रशिया ने अपनी बहुत ज्यादा ट्रूप्स यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कर दी थी। 3 साइड से लगते बॉर्डर पर बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट, वारशिप्स, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये सब तैनात कर दिए थे यूक्रेन बॉर्डर पर। तो लग रहा था जैसे युद्ध आज हुआ। इवन यूएस ने भी यूक्रेन में अपनी एम्बेसी को बंद करने का आदेश दे दिया। इसके बाद तो फिर डर और भी ज्यादा पैदा हो गया कि हाँ, जल्द ही रशिया जो है वो अटैक कर सकता है यूक्रेन के ऊपर। उसके बाद हाई लेवल पर डिप्लोमेसी भी देखने को मिली पिछले कुछ हफ्तों में। यूरोप के जो कई सारे लीडर्स हैं वो रशिया में गए पुतिन से बात करने के लिए, ताकि युद्ध की संभावना को खत्म किया जा सके। देखो रशिया की डिमांड्स हमने पहले भी डिस्कस की हैं। रशिया ये चाहता है कि यूक्रेन और जॉर्जिया, जिसके साथ रशिया का बॉर्डर लगता है, वो नाटो का पार्ट नहीं बनने चाहिए। इसके अलावा रशिया ये भी चाहता है 1997 के बाद वो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज नाटो का मेंबर बनने हैं ना, वो नहीं बनने चाहिए। जैसे देखो इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये पहले कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे, लेकिन ये नाटो का पार्ट बन चुके हैं। तो रशिया को लगता है हमारी जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है। तो रशिया ने अपनी ये डिमांड्स जब वेस्ट के सामने रखी, तो देखो वेस्ट के लीडर्स की भी लिबरल स्टेटमेंट्स सामने आई। जैसे जर्मनी के जो चांसलर हैं, उन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव में बोला कि अभी नाटो में यूक्रेन की एंट्री जो है वो एजेंडा नहीं है। इसके अलावा मैक्रोन ने भी ये बात बोली कि हम रशिया के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और
कोशिश करेंगे कि जो मिन्स्क एग्रीमेंट है उसको रिवाइव किया जा सके। ये मिन्स्क एग्रीमेंट क्या है? देखो, दो मिन्स्क एग्रीमेंट साइन हुए हैं, मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2। आप समझने के लिए समझ सकते हो, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट हैं वो एक्टिव हैं, उसी प्रकार से यूक्रेन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रशियन लैंग्वेज बोलते हैं और वो यूक्रेन से अलग होना चाहते हैं। तो उन्हीं यूक्रेन के अंदर रहने वाले प्रो सेपरेटिस्ट रीजन्स के लीडर्स के बीच साइन हुआ है। देखो, कई बार ऐसे अटक जाते हैं। तो मिन्स्क 1 जो एग्रीमेंट है ना, ये साइन हुआ यूक्रेन और रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के बीच, और मिन्स्क 2 जो हुआ ये साइन हुआ रशिया यूक्रेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप एंड लीडर्स ऑफ प्रो रशियन सेपरेटिस्ट रीजन्स के बीच। दोनों एग्रीमेंट्स में कई सारे मिलिट्री और पॉलिटिकल स्टेप्स लेने की बात कही गई थी, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो एग्रीमेंट जो हैं अभी फिलहाल वायलेटिव हैं। कोशिश की जा रही है इन एग्रीमेंट्स को फिर से रिवाइव करने की, ताकि पीस इस्टेब्लिश हो यूक्रेन में। लास्ट में आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो क्राइसिस पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं ये तो नहीं कहा जा सकता। अभी रशिया की 3 डिमांड्स हैं जो कि हमने डिस्कस की। पहली डिमांड रशिया की ये है कि जॉर्जिया और यूक्रेन जो है वो नाटो का पार्ट ना बने। दूसरी डिमांड रशिया की ये है, जो फार यूरोपियन कंट्रीज है ना, जो 1997 के बाद नाटो का पार्ट बने, वहां से नाटो अपनी मिलिट्री लेकर जाए वापस, और ब्लैक सी में जो मिलिट्री ड्रिल्स परफॉर्म की जाती है नाटो के द्वारा वो ना करे। ऐसी ऐसी डिमांड्स रशिया ने रखी हैं। तीसरी, अभी जो यूक्रेन में क्राइसिस हैं, जो प्रो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं जो एक्टिव हैं, वहां पे पीस इस्टेब्लिश हो सेपरेटिस्ट रीजन्स में, जैसे डोनबास। कौन से एग्रीमेंट के थ्रू? मिन्स्क एग्रीमेंट के थ्रू, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। तो ये लेटेस्ट क्या हो रहा है यूक्रेन क्राइसिस से संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, बजट में वित्त मंत्री ने अनाउंस किया कि क्रिप्टो करेंसीज को ट्रांसफर करने से या फिर खरीदने बेचने से जो प्रॉफिट हो रहा है ना, उस पर 30% फ्लैट टैक्स लगाया जाएगा। तो राइटर कहते हैं, बहुत से एक्सपर्ट्स बोलने लगे कि टैक्स लगाएगी सरकार, इसका मतलब तो ये हुआ कि क्रिप्टो करेंसीज को अब सरकार बैन नहीं करेगी। साफ तौर पर सिग्नल दे दिया है, क्रिप्टो करेंसीज को खरीदना बेचना अब लेजिटिमेट हो गया है। लेकिन वित्त मंत्री ने साफ साफ तो ये नहीं बोला, लेकिन हाँ इतना जरूर लग रहा है कि क्रिप्टो करेंसीज की मार्केट को शायद आने वाले दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट और ज़्यादा अच्छे से रेगुलेट करेगी। लेकिन अभी जो ये प्रोविजन आया है ना 30% फ्लैट टैक्स रेट वाला, इससे क्या होगा? देखो, किसी ने अगर मान लीजिए क्रिप्टो करेंसीज में मुनाफा कमाया है तो वापस उसे वो अपनी नेशनल करेंसी में यानी रुपी में कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगेगा अरे कन्वर्ट करते ही तो मुझे 30% तो टैक्स देना पड़ जाएगा। तो वो अपने पैसों को क्रिप्टो करेंसीज में ही रखेगा। लेकिन इनोवेशन ज़्यादा आएगी। अब लोग अपने पैसों को वापस रुपी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, मान लीजिए क्रिप्टो करेंसीज में ही रखेंगे, तो ना क्रिप्टो करेंसीज की एक अलग से मार्केट बन जाएगी। लोग उधार लेंगे क्रिप्टो करेंसी में, इंश्योरेंस करवाएंगे क्रिप्टो करेंसी में, ऐसी मार्केट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वापस अगर रुपी में कन्वर्ट करवाएंगे तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो एक पैरेलल मार्केट क्रिएट हो जाएगी क्रिप्टो करेंसीज में। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसिंग के एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। जैसे देखो, इंश्योरेंस, उधार लेना, उधार देना, ये फाइनेंसिंग के एग्जांपल्स हैं ना, बट ये फाइनेंसिंग के डिसेंट्रलाइज्ड एग्जांपल्स हैं। मतलब देखो, जैसे मान लीजिए मैं अपने अकाउंट से किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं, तो आरबीआई को पता है, बैंक को पता है, ये सेंट्रलाइज्ड फाइनेंसिंग है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसिंग मतलब पीयर टू पीयर फाइनेंसिंग हो रही है। और चूंकि क्रिप्टो करेंसीज में डायरेक्टली अभी गवर्नमेंट्स डील नहीं कर रही हैं, तो वो आपस में ही ले दे रहे हैं। जैसा कैश लेते देते हैं ना, वैसे ही क्रिप्टो करेंसीज में डिसेंट्रलाइज्ड ढंग से लोग जो है एक दूसरे को पैसा ले रहे हैं, दे रहे हैं, इंश्योरेंस कर रहे हैं। तो ऐसी मार्केट डेवलप हो सकती है सिर्फ इस वजह से, क्योंकि 30% फ्लैट टैक्स रेट अब सरकार ने लगाने का प्रावधान रखा है। तो इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो जब ये होगा ना, मानता हूं कि इनोवेशन तो ज़्यादा आ सकती है जब इस प्रकार से डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसिंग देखने को मिलेगी, नए नए इनोवेशन मॉडल्स आ सकते हैं। बट जो एमएसएमईज है ना, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज या फिर मिडिल क्लास के लोग, वो वंचित रह जाएंगे क्रिप्टो करेंसीज की इनोवेशन का फायदा उठाने से। सिर्फ जो इंपावर्ड लोग हैं, जिनको ज़्यादा अवेयरनेस है, जिनके पास पैसे हैं, वही क्रिप्टो करेंसीज में डील कर सकेंगे।
लेकिन साधारण लोग जिनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है वो क्रिप्टो करेंसीज में आई इनोवेशन का फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो राइटर सजेस्ट करते हैं ये जो टैक्स है वो सही नहीं है, इस टैक्स को हटा दिया जाए। अगर आप डी इंसेंटिवाइज करना चाहते हो क्रिप्टो करेंसीज को तो आप रेगुलेशन अच्छे से कर लो, ताकि जो स्पेकुलेशन काफी ज्यादा होता है जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहती हैं, उस वोलेटिलिटी को कम किया जा सके, स्पेकुलेशन को कम किया जा सके। तो इसके लिए आप अच्छे से रेगुलेट कर सकते हो क्रिप्टो करेंसीज के लेन देन को। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना, जैसे यूएसए में क्या हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में क्या हो रहा है, आप उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखिए। तो बस यही कुछ सजेशंस राइटर देते हैं अपनी तरफ से क्रिप्टो करेंसीज के संदर्भ में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। सबसे पहले क्या डिस्कस किया, हाई कोर्ट्स की घटती पावर, सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर सेंट्रलाइज हो रही है। दूसरा यूक्रेन इशू। तीसरा क्रिप्टो करेंसीज। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।